नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एफआईआर से जुड़ी जानकारी देंगे। थाने में लिखित रूप में किसी अपराध की दी जाने वाली सूचना को एफआईआर कहा जाता है। अपराध के संज्ञेय होने पर ही एफआईआर लिखी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत फोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में थाने जाकर एफआईआर का पंजीकरण कराना चाहिए। प्रभारी के थाने में नहीं होने पर थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। अगर थाना प्रभारी ही एफआईआर लिखने से मना कर दे तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करें। जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें, और ये आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एफआईआर नंबर भी दर्ज होते हैं, जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रक्रिया चलाई जा सके। और अहम बात यह है कि एफआईआर पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती। अगर पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों को करें। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता आदित्य रंजन जी। आदित्य जी आपको एफआईआर से जुड़े कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका एफआईआर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा आप 8377009636 पर भी कॉल करके राय ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। और पहला सवाल मैं हमारे अधिवक्ता जी से जान लेती हूं। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एफआईआर की परिभाषा आखिर होती क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। धारा 154 सीआरपीसी में ये आती है कि एफआईआर कैसे लॉन्च होती है, उसके बारे में इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो जो भी किसी भी घटना की जो रिपोर्ट होती है, पहली इंफॉर्मेशन जी, वही एफआईआर कही जाती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर लॉन्च, नॉन कॉग्निजेबल में रिपोर्ट होती है, उसकी रिपोर्ट दर्ज। तो एफआईआर की परिभाषा दर्ज कहीं नहीं बताई, लेकिन जो पहली इंफॉर्मेशन होती है किसी भी जुर्म का, जो कॉग्निजेबल 154 की तरफ, जी, वही एफआईआर कहता है। जी, तो एफआईआर दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है आदित्य जी? भी कोई घटना घटे तो उसको जा करके आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। जी, तो उस घटना को जो है राइटिंग, या तो आप राइटिंग पुलिस वाले को दे दें, जी, तो पुलिस वाले का डिटेल एक धारा 154 की तरह एक फॉर्म में नाम होता है, उसमें सारी डिटेल, घटना कहाँ हुई, तारीख जी, पे हुई और कैसे हुई, पहला इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति कौन है, और उसका जो 12 नंबर कॉलम होता है, वो 12 नंबर जो पैराग्राफ होता है उसको में, उसमें आपकी जो डिटेल, आप जो भी रिटर्न में देते हैं उसको मैच किया जाता है। और अगर आप रिटर्न में देते हैं, आप मौखिक से देते हैं, तो मौखिक से पुलिस वाले उसको लिखने के बाद आपको पढ़ के सुना देंगे, और सुनाने के बाद आपसे दस्तखत करवाएंगे। तो जब आप कोई सूचना होती है तो आप पुलिस के पास जाइए, आप बताइए कि फलाना घटना हो गई है, उसको लिख दिया जाता है। लिखते समय जो बताने वाला व्यक्ति, जरूरी नहीं है कानून का ज्ञाता भी, कानून की बहुत ज्यादा जानकारी हो, या बिल्कुल ही जो आदमी अनपढ़ आदमी है, जो कुछ नहीं जानता, वो भी अगर देखता है किसी पे हत्या हुई है या चोरी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हो, सूचना पुलिस को दे सकता है, जी, और पुलिस उसको लिख देती है, वही एफआईआर हो जाता है। जी। वहीं जीरो एफआईआर के बारे में भी हम सुनते हैं। आखिर जीरो एफआईआर क्या होती है? देखिए, कई बार हम पुलिस स्टेशन जाते हैं करने के लिए, वो पुलिस वाले मना करते हैं किसी कारण से जी, कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, या हम गलत तो, तो आप आप कहीं पे कोई घटना होती है, आप जाते हैं पुलिस रिपोर्ट करने, वो पुलिस वाले रिपोर्ट अगर नहीं कर रहे, तो आप दूसरे थाना में जाकर के कोई घटना के बारे में लिखा सकते हैं, वही जीरो एफआईआर हो जाता है।
जी। हर एक थाना का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बोलते हैं कि फलाने जगह का जो है उस क्षेत्र के अंदर जो भी जुर्म होता है वो उसी थाने में आ जाएगा। थाना ए का एक क्षेत्र का जो भी जुर्म होता है वो थाना ए में लिखा जाएगा। किसी कारण से अगर थाना ए वाले नहीं लिखते हैं तो आप थाना बी में जाकर के लिख दीजिए, वो हो जाएगा जीरो। बाद में वो ट्रांसफर हो जाता है जुडिक्शन पता करके, उसमें जी। ट्रांसफर होकर जीरो एफआईआर। जी। कई कारण से पुलिस वाले मना कर देते हैं, नहीं होता है, कई बार कुछ ट्रैवल कर, कई बार आप देखेंगे कि आपका थाना उस जगह है, उस गाँव का थाना उस जगह है, कई बार रिपोर्ट नहीं करते हैं, कई कारण से। वो होता है जो जिस क्षेत्र में घटना हो उस क्षेत्र के अलावा और जगह की एफआईआर हो जाती आदित्य जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि एफआईआर में दी जाने वाली जानकारियां क्या होती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। एफआईआर में घटना के बारे में जो भी जानकारी है, जो आदमी जानकारी देने जाता है, जो आदमी सूचना देने थाना जाता है, उसके पास जो भी जानकारी है उसको संपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं तो उसने देखा कि हत्या हुई, तो वो बताएगा कि हत्या कहाँ पे हुई है, जगह का नाम बता देगा, हत्या की टाइमिंग बता देगा, हत्या में कितने लोग मरे हैं वो बता देगा, मारने वाले में तकरीबन कितने लोग थे ये बता देगा, हथियार कौन से यूज हुए थे ये बता देगा, और थाने से उसकी दूरी, थाने से उस जगह की दूरी कितनी है ये भी वो बता सकता है, समय, टाइमिंग, सारी बातें जो भी उसकी जानकारी में है वो सारी जानकारी वो दे सकता है, देना चाहिए। जी जी। वहीं कॉग्नाइजेबल या असंज्ञेय और नॉन कॉग्नाइजेबल या असंज्ञेय जुर्म क्या होता है? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो धारा 2C जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें इसको परिभाषित किया गया है, डिफाइन इसमें किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें जो पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और बाकी जो ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें वारंट लेना पड़ता है कोर्ट का, तब अरेस्ट करना पड़ता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसी में डिफाइन किया गया। उसके बाद एक शेड्यूल बनी हुई है, शेड्यूल मतलब एक लिस्ट बनी हुई है, सूची बनी हुई है, प्रथम सूची, फर्स्ट शेड्यूल उसको बोलते हैं सीआरपीसी। उसमें हर एक ऑफेंस के बारे में, हर एक जुर्म के बारे में बताया गया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। आमतौर पे क्या देखा गया है कि जो ऑफेंस जो ज्यादा सीरियस होते हैं, ज्यादा बड़े जघन्य तरह के अपराध जो होते हैं वो कॉग्निजेबल में आते हैं, और छोटे मोटे जुर्म जो होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं, ये ऐसा देखा गया है। जी जी जी। और जो अपराध कॉग्निजेबल होते हैं तो उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी, पुलिस कोई बहाना नहीं बना सकती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ललिता कुमारी का भी जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो उसमें जी। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही करना है, 100% करना है जी। ये डायरेक्शन है। लेकिन कई कारणों से कई बार पुलिस नहीं करती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश है उस हिसाब से पुलिस को जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको एफआईआर करना पड़ेगा। जी। लेकिन अगर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप थाने में जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में लेकर के आप रिटर्न में देते हैं, नई ऑफेंस अगर वो करते हैं तो हायर अथॉरिटीज को भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए आप थाने में गए, थाने वाले नहीं लिखते हैं तो इसी का एक कॉपी आप डीएसपी को, एसपी को ऊपर तक दे सकते हैं, और उसका कानूनी सहारा। जी आदित्य जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए आप कौन बोल रहे हैं? हमारी एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुकी हैं, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, हमारे पेशेंट पे नहीं आता। जी, पेशेंट पे नहीं आता। क्या नहीं आता? पेशेंट पे मतलब केस चल रहा है हमारे ऊपर, तो हमने केस लगाया, खाने खर्चे का तो भिजवाता ही नहीं है ना, वो पेशेंट पे आता। आपकी बात थोड़े तफसील से आप बताएंगी तो बात समझ में आएगी। क्या? थोड़ा आप डिटेल में बताएंगी तो बात समझ में आएगी।
मैम उसने हमारे ऊपर एक 9 धारा का केस लगाया था। वो दारू पी के खुद मार पीट करके छोड़ दिया था मायके में। जी हैं, तो हम बीमा डले रहे, हमारा इलाज चला रहा, तो हमने उसका जाली जवाब जी नहीं जी दे पाया 9 धारा का। जी जी हैं, तो अब हम ठीक हो गए। घर में 6 महीने बाद हमने केस लगाया ओल्टा से, एमपी से, जी आगे खर्चे का है। तो उसमें तारीख पे अटेंड करने के लिए नहीं आ रहा है। जी उसके उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये जानना चाह रही हैं आप? तो आप क्या कर सकती हैं अब? आदित्य जी ये जानना चाह रही हैं कि इन्होंने कोई केस दायर किया था, एफआईआर लिखवाई थी, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनके साथ मारपीट की जा रही थी, मगर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है उसके खिलाफ। ऐसे में उन्हें अब क्या करना चाहिए? एफआईआर हो चुका है इसमें। जी जी हो चुकी है। जी हो चुकी है। जी एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर हो चुका है ना, तो कोर्ट में अपने आप, जो कोर्ट में हो सकता है कि जिस कोर्ट में मैटर लगा वहां से समन नहीं किया होगा या किसी कारण से पेंडिंग होगी, वो कोर्ट अपने आप समन भेजेगी, उनको भी बुलाएगी और अपोजिट पार्टी को जिनकी एक्यूज है उनको भी बुलाएगी और कार्रवाई होगी। पुलिस के पास क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा केस हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन आ जाएगा। एफआईआर के बाद वो प्रोसीजर अपने आप फॉलो किया जाता है। जी हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगे। जी 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 पर इन जो खिलाफ कार्रवाई है, जिसके खिलाफ इन्होंने लिखवाई है, हो जाएगी। थोड़े टाइम भले ही लगता है, लेकिन कर दिया जाता है काम उस दिशा में। चलिए बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आदित्य जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या कानूनी रास्ते होते हैं फिर? अच्छा, मैं पहला एक सवाल छूट गया था, वो मैं बता दूं। जी। आपने पूछा था कि एफआईआर में करने के बाद अगर नहीं हो तब क्या किया जाए। जी जी तो जी इसका है कि धारा 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जाकर के एक एप्लीकेशन लगाइए कि मैंने पुलिस को कंप्लेन किया था, एफआईआर नहीं हुई है, तो एफआईआर की जाए। वो अधूरा छूट गया था। अब वाला सवाल क्या है? जी ये आपसे जानना चाह रहे थे कि एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या कानूनी रास्ते होते हैं फिर? एफआईआर जब कानून, देखिए जो कंप्लेनेंट है वो जो एफआईआर कर देगा, उसके बाद पुलिस का काम है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, ट्रायल करे और सजा दे। और हम पे एफआईआर हो गया तब हम क्या करें, ये सवाल है आपका? जी जी किसी के ऊपर अगर एफआईआर हो जाता जी है जी तब अगर उसको लगता है कि वो अरेस्ट होने वाले हैं तो एंटीसिपेटरी बेल ले लें और उसके बाद ट्रायल में साथ दें और अपने केस को अदालत में रखें कि मैं निर्दोष हूँ। अगर वो उनको लगता है निर्दोष हो तो अपना रखें, अपना बचाव करें, वो कर सकते हैं। अगर अरेस्ट हो जाते हैं एफआईआर होने के बाद जी जी तब वो बेल की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और ट्रायल में साथ दें, पुलिस का सहयोग करें और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करें। जी जी अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती है और गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहती है आपके ऊपर, तो ऐसे में क्या किया जाए? आपको बेल लेना होगा, एंटीसिपेटरी बेल लेना होगा। जी वही सीआरपीसी जी 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 बताइए। आपको लगता है कि एफआईआर हो गई है और आपको अरेस्ट होने वाले हैं, एफआईआर रद्द नहीं हुई है, तो आप अरेस्ट होने वाले हैं तो एंटीसिपेटरी बेल आपको लेना होगा। अगर एंटीसिपेटरी बेल अगर मान लीजिए कि अरेस्ट हो जाते हैं तब उसके बाद आपको बेल लेना होगा। जी बेल लेनी होगी, तो उससे आपको सहूलियत मिल सकती है। चलिए भाई, अगर सीआरपीसी की धारा 482 आखिर क्या होती है और एफआईआर से इसे कैसे जोड़ा गया है, कैसे जुड़ी है ये? देखिए, अगर आप पे कोई झूठा मुकदमा दायर कर जाता है, आपको लगता है कि किसी ने आप पे झूठा मुकदमा दायर कर दिया, कहीं किसी का मर्डर हुआ और किसी ने नाम आपका दे दिया, आप वहां पे थे भी नहीं, या कोई किसी चोरी का इल्जाम या कुछ भी ऐसा लगा दिया आप पे गलत है, तो 482 जो है वो कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है, हाई कोर्ट को, नीचे वाली निचली अदालत को नहीं, हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है कि एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो तो, या संपूर्ण न्याय करने के लिए, और सीआरपीसी 1973 को लागू करने के लिए, इन 3 चीजों के लिए 482 में पावर होती है। तो अगर कोई आपको लगता है कि गलत एफआईआर हो गया है तो आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से ये प्रेयर दीजिए, ये विनती कीजिए कि एफआईआर गलत है, जी जी इसको क्वेश्चन किया जाए, झूठा को क्वेश्चन करवा दिया जाए। जी, तो इस तरीके से एफआईआर निरस्त हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, 482 से निरस्त हो सकती है। जी, तो क्या ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज होती है और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किन हालातों में की जा सकती है? देखिए, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कई जगह तो होती है, कई प्रक्रिया शुरू हुई है,
जी जनरली जब सामान वामान किसी का खो जाता है, कोई सर्टिफिकेट खो गया, कहीं से कुछ हो जाता है, वो रिपोर्ट तो ऑनलाइन हो जाती है दिल्ली में। कई स्टेट इसमें आगे आ रही है कि करना है करना है। लेकिन ऑनलाइन जो रिपोर्ट होती है वो पेपर पे ज्यादा होता है, और क्योंकि ऑनलाइन का मिसयूज भी होता है बहुत ज्यादा। कोई कहीं से मेल कर दे तो FIR होना मुश्किल है, इसलिए पुलिस वाले भी नहीं करते। तो जनरली FIR जो होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो थाने में जाकर कहीं होगा। ऑनलाइन भी हो सकता है लेकिन उसके चांसेस कम होते, तरफ पुलिस का डिस्कशन हो। अगर आप फोन पे आप करते हैं, फोन की भाई फलानी जगह मर्डर हो गया ही, तो 100 नंबर पे डायल करने पे पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर उसको आगे में पुलिस वाले जब देख लेते हैं कि सही में मर्डर हुआ या कुछ हुआ, जी तो आगे जाके FIR ऐसे हो जाता है। जी जी। वहीं जैसे कोई झूठी FIR होती है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, झूठी FIR से बचना तो बड़ा मुश्किल है। अगर किसी के मन में ये है कि आपके खिलाफ FIR कर दूं, जी तो वो तो जाके करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी से मेरी दुश्मनी है और वो चांसेस है कि किसी न किसी बहाने FIR करेगा, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए वैसे लोगों से। और किसी भी हल्की फुल्की लड़ाई, हल्की फुल्की वारदात होती है, उसको रिटेन में पुलिस को देते रहिए कि हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा हो गया है, चांसेस हैं और ऐसा ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि घर में अगर दो संबंधों में आपस में लड़ाई है और कोई किसी को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, मैं तुम्हें मर्डर में फंसा दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा और तुम्हारा नाम दे दूंगा। अगर उसको लगता है कि ऐसा कर रहा है तो पुलिस को जाके दे दे कि भाई ये मेरे ऊपर ये ऐसे ऐसे करने वाले हैं, इन्होंने ऐसे ऐसी धमकी दी है। पहले से ही आप आगाह कर दें पुलिस को तो मदद हो सकती है इसमें। पुलिस को आगाह कर दे कि इस आदमी, मुझे शक है कि आदमी गलत FIR करने वाला है, जी तो थोड़ा सतर्क रहेगा और आपका एक इंप्रेशन पुलिस के सामने चला जाएगा। यहाँ किसी पर्सनली आपकी दुश्मनी के कारण ये FIR की जा रही है। कई जगह देखा गया है कि आपकी दुश्मनी के कारण भी लोग झूठे FIR करते हैं, तो उसके उसमें थोड़ा पहले से ही पुलिस को सूचना दे दे। जी हो सकता है कि आदमी गलत FIR करे, तो बचने की चांसेस रहते हैं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी FIR से जुड़ी हुई। फिलहाल आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।